अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 चैप्टर 2 हम करेंगे। तो आज इसका देखते हैं, हम इस वीडियो के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखें, सबसे पहले इसमें आपने ये देखना है कि इक्वेशन जब आपके इक्वल का साइन आ जाता है तो वो आपके पास एक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये लीनियर लीनियर कब होगी, जब आपके पास ये जो वेरिएबल होता है ना, इसको x1 x2 और x3 ये वेरिएबल है आपके पास। यहाँ पे 2 3 4 ये कांस्टेंट है। जब आपके पास वेरिएबल के ऊपर पावर जो हो वो 1 1 हो, वो आपके पास लीनियर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन हुआ, इक्वेशन होगी, पावर भी 1 1 है, एक लीनियर होगी। उसके बाद ये इसकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब ये तीन जो है डिफरेंट लीनियर इक्वेशन है आपके पास। तो अब ये तीन इक्वेशन मिलके क्या बना देंगी, सिस्टम बना देंगी। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आ जाता है होमोजीनियस। अगर इक्वल टू जीरो हो, सब वैल्यू इक्वल के बाद जो हों वो सारी जीरो हों, वो होमोजीनियस होती है। अगर इनमें से कम अज कम एक भी वैल्यू नॉन जीरो होगी तो उस वक्त आपके पास वो क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसको हम जो है वो बोलते हैं। उसके बाद सॉल्व का मतलब होता है कि आपने यहाँ से x1 x2 और x3 जो है इनकी वैल्यू निकालना। जब आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाएं, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करें। इधर x1 की जगह x2 की जगह x3 की जगह, और यहाँ पे इक्वल जो आपके पास इस साइड पे आंसर हो सेम इस साइड पे हो, यानी यहाँ पे x1 x2 और x3 को पुट करने से आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी इधर आंसर जीरो आना चाहिए, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, यानी इक्वल आना चाहिए। वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। अब जो आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होता है, उसके हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं। एक होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और एक होता है हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे उसने कहा कि आपने इसको सॉल्व करना है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, जब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इज इक्वल टू जीरो होगा। हम क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो होगा तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है या जीरो होता है या नहीं होता। तो आपने यहाँ पे लेट करके इसको आपने इस तरह इसका एक मैट्रिक्स बना लेना आपने। अब मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है। इधर यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखें -3 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास -2 है, और नेक्स्ट इस x के साथ आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास है 4 और x3 यहाँ पे आपके पास आ गया 3 और ये आ गया आपके पास -6 आ गया। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पे हम x मैट्रिक्स लिख लेते हैं। x मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये देखें x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पे आ जाएगा x1, आपके पास x2 और यहाँ पे आ जाएगा x3। इक्वल की जो दूसरी साइड पे होता है उसको हम क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। तो इक्वल की दूसरी साइड पे सारी वैल्यूज क्या है, 0 0 और 0 आ गई आपके पास। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेना है इफ एग्जिस्ट। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा, फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा फिर हम उसको निकालेंगे, यानी पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ा, उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये हम 2 बाय ले लेंगे, इस 2 को बाय लिखना है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। बाकी कितना आ गया, -2 1 आ गया, 3 एंड -6 आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव, और अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव होगा तो वो भी आप क्या करेंगे, इस तरह ब्रैकेट में साथ लगा लेंगे। अब हम आ गए 3 के ऊपर। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 1 4 आ गया,
3 एंड -6। फिर हम लिखते हैं पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हम आ गए 4 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे हम 4 जब हमने लिखा है तो इसका मतलब ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी आ गया 1, 4 आ गया, -2 आ गया और आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आ गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस आ गया 12। फिर हम माइनस लिखते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 3। ये माइनस और माइनस ये आ गया प्लस आपके पास, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 6 -6 हो गया, -3 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 12 आ गया, प्लस 4 इंटू यहाँ पे अगर आए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 को 2 से किया, हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये आ गया 2 और आप 12 में से 3 निकालेंगे तो बाकी आपके पास आ गया 9 आ गया आपके पास, और प्लस आ गया यहाँ पे 3 आ गया। और इसको मज़ीद जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपके पास माइनस आ गया 18 और प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आपके पास आ गया कितना 9 आ गया। ये मज़ीद इसको हल करते हैं तो 9 2 ज़ार 18 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 54 आ जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 18 और 36 को प्लस करें तो ये 54 बन जाता है, मतलब ये सारे आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो ए डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया 0 आ गया। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को जब डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाता है तो उसका क्या होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है। अब हमने वो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड करना है। अब वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये इस मैट्रिक्स को मैं ले लूँगा और इसको मैंने सॉल्व करना है। यहाँ पे आ गया 2 आ गया, 1 4 आ गया, -3 आ गया, -2 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, माइनस आ गया 6। इसको कैसे बनाएंगे, हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एशिलॉन एंड रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म को हमने पढ़ा है। हम क्या करेंगे, इसकी एशिलॉन फॉर्म और रिड्यूस इसको हम जो है वो एशिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ना हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके भी ना वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो लिहाजा ये ज़्यादा बेहतर है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में बनाएंगे। वो एशिलॉन फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे पहला स्टेप होता है 1 बनाना। प्रीवियस वीडियो सुनेंगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे आप 1, उसके बाद ये 2 ज़ीरो करने, फिर आपने यहाँ पे 1 बनाना है और इसको ज़ीरो करना है आपने, फिर आपने इसको क्या करना है 1 बनाना है। अब देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाना है 1, तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप जो है किसी भी कॉलम को या रो को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड रो है इसमें 1 बना हुआ है, इस 1 को उठा के इधर लेके जाएँ फर्स्ट रो में। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, R1 एंड 2 आपने यहाँ पे लिखना है, यानी सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख देंगे। यहाँ पे आ गया आपके पास 1 आ गया और यहाँ पे आ गया -2 और 3, ये सेकंड रो को मैंने फर्स्ट वाले में लिख लिया और फर्स्ट रो को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड वाली जो रो है उसकी जगह यहाँ पे हम लिख लेंगे और थर्ड रो इसकी हमारी सेम एज इट इज़ जो है लिखी हुई है, हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसको हम मज़ीद जब सॉल्व करेंगे, ये 1 बन गया है, उसके बाद इन 2 वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 करूँगा। अच्छा, पहले मैंने 0 बनाना है सेकंड रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R2। उसके बाद जहाँ पे मेरा 1 बना होगा, उसको मैं लिखूँगा, वो मेरा बना हुआ है रो 1 के अंदर। ठीक है, रो 1 में 1 बना हुआ है और यहाँ पे बनाना है, जहाँ पे 0 बनाना है उसको पहले लिखना है। अब आपने यहाँ पे 0 बनाना है, ये 2 है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और इसके साथ जो साइन होगा उसका अपोजिट यहाँ पे आपने लिखना है। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, जो आपके पास रो 1 है, उस रो 1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है और किधर जाके हल करना है, रो नंबर 2 में। अब ये वाली मेरे पास है रो नंबर आपके पास 1, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखें जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 इसके साथ क्या साइन है प्लस, तो -2 + 2 आंसर क्या आता है 0 आता है, तो दूसरी रो में लिखते जाएँगे। माइनस और माइनस हो गया प्लस,
टू टू ज़ार 4 और 4 माइनस 1 आंसर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ -6 आ जाएगा और इसके साथ +4 है, -6 + 4 आंसर आपका यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब मैंने जो है इसको ज़ीरो करना है, ये मेरी थर्ड वाली रो है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा R3, यहाँ पे मेरा 1 बना हुआ है वो है R1। अब देखें यहाँ पे 0 बनाना है तो ये 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को आपने -4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास ये वाली फर्स्ट रो है, इसको मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखिए आपने यहाँ पे ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आपने पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में जाके लिखते जाना है, यानी हल करना है। तो जब आप इसको -4 से करेंगे, इसके साथ +4 है, यहाँ पे आंसर आपका 0 आ गया। उसके बाद इस वाली रो को देखें, आगे मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस, 4 टू ज़ार 8, 8 और ये 1 आपका यहाँ पे आ गया 9 आ गया। ओके, नेक्स्ट आप 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो आपके पास आ गया -12, -12 ये और -6 आपके पास ये आ गया, ठीक है? तो -12 और -6 माइनस आपके पास जो है यहाँ पे 18 आ गया, ठीक? यानी -4 को 3 से करेंगे, -12 और इसके साथ -6 है, -12 -6 -18 आ गया। अब फर्स्ट रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा हमारी फर्स्ट रो ऐसे ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए, हमने यहाँ पे क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 बना हुआ है। अब हमने इस 1 के नीचे यहाँ पे इसको 0 बना लेना है, ठीक है? अब जब हम इसको 0 करेंगे तो देखें कौन सी रो बनती है, ये रो नंबर 3 बनती है। मैंने 0 बनाना है रो नंबर 3 के अंदर। उसके बाद अब मेरा 1 किधर बना हुआ है, अब मेरा 1 बना हुआ है रो नंबर 2 के अंदर, ठीक है? यहाँ पे 0 बनाना है, अब ये 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया और माइनस आ गया। तो यहाँ से हमें मुझे क्या क्लियर हुआ कि मैं सेकंड रो को -9 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये है मेरी सेकंड रो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -9 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करूँगा, रो नंबर 3 में। -9 को 0 से किया और 0 + 0 आंसर 0 आ गया, तो रो 3 में लिखेंगे आप। उसके बाद -9 को 1 से के साथ किया, -9 और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। -9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 18 और ये प्लस का 18 माइनस का 18 यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने जो फर्स्ट वाली रो है, वो सारी आपने ऐसे ही लिखनी है और उसके बाद जो सेकंड रो है, वो भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। जब आपके पास यहाँ पे 0 बन जाता है, फिर क्योंकि हमने तरतीब ये होती है, यहाँ पे बनाना होता है 1। अब क्योंकि यहाँ पे 0 बन गया है, 1 नहीं बना, तो अब हम इसको यहाँ पे 1 बना नहीं सकते, तो हम इसी से आगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? अब देखें क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू थी आपके पास, यहाँ पे ये है, ये क्या वैल्यू थी? इसको देखें, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन रही थी? इसको हमने लिखा हुआ था, क्वेश्चन में हमारा था ये x1 और ये आपके पास था x2, तो ये आ जाएगा -2x2 आ गया। ये था आपके पास x3, तो इसके लिए हमने क्या लिख लिया, 3x3 लिख लिया और इक्वल क्या था, आप ऊपर जब हमने इक्वेशन लिखी थी इक्वल 0 था, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आ जाएँ, x1 0 है, ये नहीं लिखेंगे, ये आ गया x2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x2 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू है x3 की, ये आ गई -2x3 और इक्वल सारों के लिए 0 था क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे देखें, x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0। अब जब आपके पास ये सारा 0 0 बन जाएगा, इसमें जो लास्ट वैल्यू होगी, ये लास्ट वैल्यू है, ये क्या होती है, x3। तो आपने इसको नंबर देना है 1 और इसको आपने नंबर दे देना है 2। अब जो तीसरी वैल्यू होगी ना, उसको आपने यहाँ पे लेट कर लेना है, x3 इज इक्वल टू t, ये हमने सपोज कर लिया। अब t क्या चीज़ है, t कोई भी रियल नंबर है, t बिलोंग, और ये हम यहाँ पे कर लेंगे अपने पास से सोल्यूशन, क्योंकि ये तो 0 0 हो गए सारे। अब ये हम ये करेंगे कि x3 की वैल्यू हमें t आई है और t क्या, कोई भी रियल नंबर है। अब ये t जो x3 की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करें आप। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पुटिंग इन, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा x2 -2 ऐसे ही आ गया और x3 की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अगर आप x2 की वैल्यू निकालें तो x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जो है वो 2t आ गया। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब आपने x2 की वैल्यू और x3 की जो वैल्यू है, वो आपने क्या करनी है, पुटिंग x
3 एंड आपके पास x2 इन, ये इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x1 माइनस 2 आ गया, और x2 की जगह क्या आया हुआ है, ये देखें x2 की जगह आ गया आपके पास 2 और t आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस, और ये आ गया 3, और x3 की जगह क्या आ गया, x3 की जगह t आ गया, और इक्वल क्या है 0, वो 0 आ गया। इसको सॉल्व करें, -4t और +3t, तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 में से 3t निकाल देंगे -t, यानी -t x1 और -t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो भी आ जाएगी t आ जाएगी, ठीक है। टी ऑलरेडी बता चुका क्या होता है। अब देखें, हमने x हमारे पास क्या था, हमारे पास जो सोल्यूशन लेना था वो क्या था, x1 था, x2 था और x3 था आपके पास। यहाँ पे अब हम तीनों की वैल्यू लगा लेंगे। x1 हमारे पास क्या आया हुआ है, x1 हमारे पास आया हुआ है t। उसके बाद आपके पास x2 जो है वो कितना आया है, वो आपके पास आया हुआ है 2 और t। इसी तरह आपके पास x3 आ गया, तो x3 भी क्या आया हुआ है आपके पास, t आया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे x के साथ, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो आपके पास x में है, तो लिहाजा t को x में रिप्लेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, या आप x1 लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो आप चाहे तो यही सोल्यूशन रखेंगे तो फिर भी आपका ये ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह भी रख सकते हैं। अब देखें, ये वैल्यू आ गई x1 की, ये वैल्यू आ गई x2 की, और ये वैल्यू आ गई आपके पास x3 की। अब यहाँ पे t जो है, मैं जब यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लेता हूँ, t इक्वल 1 ले लेता हूँ। देखें, जब आप t1 लेंगे, तो t1 लेंगे तो यहाँ पे आंसर x1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। t की जगह यहाँ पे 1 लगाएंगे, x2 का आंसर 2 आ जाएगा। t की जगह जब आप 1 लगाएंगे 1, यानी एक आंसर आएगा 1 2 एंड 1। जब आप t की जगह 2 लगाएंगे, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। t की जगह 3 लगाएंगे, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आते हैं, बेशुमार जो है वो सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, एक सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसका एक सोल्यूशन ना आए, उसका जो है कम अज कम एक सोल्यूशन या इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन जो है वो नहीं बन रहा, एक से ज्यादा बन रहे हैं। कैसे ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि टी बिलोंग आर है, तो आर तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जो मर्जी भी रियल नंबर ले। तो यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यू आएंगी, और उनको हम बोलेंगे इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा। तो वो इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो ऐसा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें एट लीस्ट एक आपके पास एक सोल्यूशन आए या इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसिस्टेंट जो है सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आपने किस तरह इसको, मैंने कैसे बात बताई है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड, तो आपको और बेहतर से और आसानी से जो है वो बात समझ आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आसानी के साथ जो है इसको आगे दूसरा जो पार्ट है उस पे मैं आ जाता हूँ, और उसका दूसरे पार्ट को हम देखें सॉल्व करते हैं, और इसमें देखते हैं कि इसने दूसरे वाले पार्ट में हमसे क्या चीज़ पूछी हुई है और हमने क्या चीज़ सॉल्व करना है। क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था मेरा, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस वक्त एग्जिस्ट करेगा, जब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ से ये कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, हम इसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं सेम उसी तरह, जैसे 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए -3 आ गया, 1 आ गया, -4 आ गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, अगर 4 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे x। तो x इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, x आएगा x1, x2 एंड x3 आ गया, ये आ गया x। और b लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें b की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है। अब सबसे पहले हमारा पहला काम क्या आता है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट अभी पढ़ चुके, इधर से 2 लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बाकी कितना आ गया, 1 आ गया, -4 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, माइनस लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू -3 है, -3 लिख ली, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं,
तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी तो 1 1 और 1 और 3 आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 4 लिख दिया। ये वाला ये और ये छोड़ देंगे 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 एंड -4 आ गया जी। इसको मज़ीद हल करें, 2 इंटू 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, माइनस एक रूल का होता है, ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4, माइनस और माइनस आपके पास आ गया प्लस, ये आ गया आपके पास यहाँ पे कितना 3 आ गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया 3 लिख लिया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, मज़ीद 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। यहाँ पे आ गया 4 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 और फिर माइनस लिखते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। मेरे ख्याल में आपको ये एक्सपेंड करना अच्छे से आता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो सुनी हुई है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करके आंसर इसका चेक करूँगा क्या आ रहा है। यहाँ पे आ गया मेरे पास 14, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 और यहाँ पे आ गया, देखें 7 2 ज़ार 14 हो गया, सॉरी ये 3 2 ज़ार 6 आ गया, 6 आ गया और माइनस आ गया 20। ठीक है, अब देखें ये 6 ये हो गया 14 20, तो आंसर कितना आ गया, ए डिटर्मिनेंट जो है इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, हम लिख लेंगे इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी बता चुका, हमने इसको एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपका इधर होना चाहिए 1। ठीक है, तो अब मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करने लगा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बनाना है 1। इस रो को उठा के इधर लेके चले जाएं, तो यहाँ पे लिख लेंगे और 1 एंड 2। ठीक है, तो सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख लेंगे, ये आ गया आपके पास 1 1 और 1 आ गया। और ये रो जो आएगी हमारे पास नीचे आ जाएगी, 2 आएगी, -3 आ गया और 4 आ गया। और जो थर्ड वाली रो है आपके पास वो आपकी ऐसे ही आ गई। 1 बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 करना है। तो सबसे पहले मैं 0 करूँगा कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को। ये कौन सी रो में है, ये रो नंबर 2 के अंदर है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा R2। उसके बाद मेरा जो 1 बना हुआ है वो किधर बना हुआ है, रो 1 में बना हुआ है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, ये 2 है, इधर लगा लिया 2 और माइनस लगा लिया। पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें +2 है, यहाँ पे आंसर आ गया 0। नेक्स्ट आ गया, इसको -2 से किया, -2 -3, यहाँ पे आ गया -5। -2 को 1 से किया, -2 ये आ गया, +4, तो आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम 0 बनाएंगे यहाँ पे। तो ये कौन सी मेरी रो है, ये रो नंबर 3 है, मेरा 1 किधर बना हुआ है, रो नंबर 1 में। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये 1 आएगा और साथ माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है और ऑपरेट किधर करना है, जाके रो 3 में। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 के साथ। ओके, -1 और ये +1, आंसर आ गया 0 आपके पास। फिर नेक्स्ट आ गया -1 एंड -4, माइनस आ गया 5 आपके पास। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इसके साथ +3 है, -1 +3, आंसर आपके पास आ गया 2। उसके बाद फर्स्ट रो में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा फर्स्ट रो को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम चलते हैं नीचे मज़ीद। अब हमने यहाँ पे बनाना है 1 और इन दो को हमने क्या करना है, 0 करना है। ठीक हो गया जी। अब मेरा किधर 1 बनेगा, रो नंबर 2 में। अब यहाँ पे जब 1 बनाना है आपने, तो आप -1/5 लिख लेंगे और आप क्या लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे। यानी आप इस रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/5 के साथ, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आपकी सिर्फ चेंजिंग सेकंड वाली रो में आएगी, ये रो जो लिखी हुई है। आपकी पहली वाली रो और लास्ट वाली रो में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ, आंसर आ गया 0। -5 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ, आंसर आ गया 1। 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो -2 बाई क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम जब 1 बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस 1 के नीचे वाली वैल्यू जो है, इस वैल्यू को 0 करेंगे हम। अब हम इस वैल्यू को जब 0 बनाएंगे, देखें हमारा कैसे 0 बनेगा। इसको 0 बनाना है, तो जिसमें 0 बनाना है उसको हम पहले लिखते हैं, जहाँ पे हमने 1 बनाया हुआ है उसको लिखेंगे। तो 1 किधर बनाया हुआ है, रो नंबर 2 में। अब यहाँ पे 0 करना है, ये 5 है, यहाँ पे 5 आ गया और प्लस आ गया। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, आप सेकंड जो रो है
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये आपके पास सेकंड रो है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 में जाके प्लस माइनस करेंगे। 5 को 0 से किया, 0 में ऐड किया, आंसर 0 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया और प्लस 5 यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, जब -2/5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा और ये +2 आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। अब बाकी जो 2 रोज़ हैं इसकी, आप उन दोनों रोज़ को ऐसे ही लिख देंगे, ये 1, 1 और 1 आ गया। देखें फिर क्या हुआ, सेम वही कंडीशन आ गई हमारे पास, जो आपके पास जो ये था, ये सारा 0-0 हो गया। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को हल करते हैं ना, एक सारी रो 0 हो जाए ना, तो उसको निकाल देते हैं, बाकी रो गिनती करते हैं कितनी है, जैसे इसकी 1 और 2 रोज़ रह गई हैं, इसकी 2 रोज़ आ गई हैं। अब इसमें आपके पास जो है ना, एक और मैं चीज़ यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, इसका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया है। जब आप किसी भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका जो रैंक आए, वो लेस आ जाए अननोन से, इसका रैंक जो है कितना आ गया? देखें, इसका रैंक आ रहा है अभी 2, क्योंकि 0 वाली रैंक से निकाल देते हैं। ऑलरेडी रैंक का भी क्वेश्चन मैं पीछे कर चुका हूँ। अब 0-0 वाली को रैंक से निकाल देंगे। इसका जो रैंक बन रहा है ना, वो बन रहा है 2। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक जो हो वो कम हो जाए उसके अननोन से। अब अननोन क्या है यहाँ पे? x1, x2, x3 3 अननोन है इक्वेशन के अंदर। अगर रैंक जो होगा वो अननोन से लेस हो जाएगा, तो उस वक़्त उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होता है, ऐसे भी हमें पता चल जाता है। फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको काम आ जाएँगी चीज़ें। अब देखें, ये था हमारे पास x1, इसको मैंने लिख लिया x1, ये था मेरे पास दूसरी वैल्यू थी x2, x2 आ गया, ये मेरे पास है x3, x3 आ गया, इक्वल क्वेश्चन में क्या था? 0 था, 0 लिख लिया। अब ये मेरे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे ये आ गया x2, यहाँ पे आ गया x2, क्योंकि x1 0 नहीं लिखेंगे, ये आ गया x3, तो ये आ गया 2/5 x3 इक्वल क्या हो गया? 0। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। अब तीसरी जो वैल्यू है x1, x2, x3 सारी 0 होगी। यहाँ पे जो x3 होगा उसको लेट करके हम क्या करेंगे? x3 इज़ इक्वल टू t रख लेंगे। ये हमें मिल गई x3 की वैल्यू। और t क्या है आपके पास? t बिलोंग और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे फिक्स नहीं है, जो मर्ज़ी भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जी? पुटिंग इन आपके पास 2, इस वैल्यू को 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा x2 -2/5 और x3 किसके बराबर है? t के बराबर है। इक्वल क्या है? इक्वल 0 है आपके पास। अब यहाँ से x2 इधर ही रखें और इसको दूसरी साइड पे लेके जाएँ, तो ये 2/5 और t, ये हमारे पास आ गई x जो है वो 2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? x1 और x2 की वैल्यू को 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग x3 एंड x2 इन 1, ठीक है? x2 और x3 की जो वैल्यू है 1 में यहाँ पे लगाएँ। अब देखें, जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखें, तो ये आपके पास x1, ये x1 आ गया आपके पास ऐसे ही, प्लस आ गया जी, प्लस लिख लिया, ये x2, तो x2 की वैल्यू हमने क्या लगा ली है? 2/5 और t निकाली है। उसके बाद ये है आपके पास x3, तो x3 क्या है? t है, इज़ इक्वल टू क्या है? इक्वल 0 आपके पास आ गया। ओके, यहाँ से x1 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को उधर लेके चले जाएँ, -2/5 t आ गया और माइनस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? t आ गया। अब यहाँ पे x1 इज़ इक्वल टू, चलिए पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5t और प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे t। तो यहाँ से x1 की वैल्यू जब निकालेंगे, इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, 5 एलसीएम आ गया। यहाँ पे आ गया 2t प्लस 5 टू ज़ार, मल्टीप्लाई करेंगे 5t, तो x1 की जो वैल्यू है आपके पास -7t/5 आ गई आपके पास, ठीक है? अब देखें, आपके पास जो t बिलोंग r है, तो उसमें एक वैल्यू तो नहीं आएगी। जब आप t 0 पुट करेंगे, x1, x2, x3 की डिफरेंट वैल्यू आएँगी आपके पास। तो जो मर्ज़ी आप लगाते जाएँ, x की डिफरेंट वैल्यू आपके पास आती जाती हैं। अब हमारे पास x इक्वल क्या था? x1 था, x2 था, x3 था, तो इज़ इक्वल टू हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है? ये -7 t/5 और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? x2 की 2/5 है।
तो ये आ जाएगी 2/5t और x3 की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू हमारे पास t है। तो मैंने बताया आप इसको t को ना यहाँ पे आप x में भी रिप्लेस, सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आया, ये हमने x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू लगाई, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये आपका एक सॉल्यूशन नहीं है, ये बेशुमार सॉल्यूशन है, क्योंकि t की जगह 1 लगाएँ, आंसर देखें सारे डिफरेंट आएँगे, t की जगह 2 लगाएँ, आंसर डिफरेंट आएँगे, t की जगह 3 लगाएँ, तो इसको बोलते हैं इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, उसका रैंक जो आ जाए, वो लेस आ जाता है अननोन से। अननोन कितने थे इधर? x1, x2, x3, ये 3 अननोन है। लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो रैंक है वो लेस आ गया अननोन से। तो हमेशा उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, फिर एक सॉल्यूशन नहीं होता उसका, उसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। तो इसका ये एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। जब किसी भी जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है, उसका एट लीस्ट कम अज कम एक सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है आपका, ये भी आपने याद रखना है। अब हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। जी बेटा, ये अभी मैंने इसका लिख दिया थ्री पार्ट, देखें सेम एज इट इज़, ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इसका ए बना ले पहले, 1 3 4 आ गया, 1 - 2 एंड -1 आ गया, -3 1 - 2 आ गया। अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये 1 लिया, इसको छोड़ दिया, देखें ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए, फिर -1 लिया, इसको छोड़ दिया, 3 4 1 - 2 ये लिख लिया, फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं प्लस, और ये 3 लास्ट वाला लिया, ये छोड़ दिया, ये देखें ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आ रहा है कितना? 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम उसको निकालना है हमने। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 बनाते हैं, 1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम इन दो वैल्यूज़ को 0 कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इन दो वैल्यूज़ को 0 करता हूँ, देखें कैसे 0 आएगा। मैंने बनाना है यहाँ पे 0, ये मेरे पास रो 2 है, 2 लिख लूँगा, और मेरा 1 किधर बना हुआ है? रो 1 में बना हुआ है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये 3 है, तो 3 और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा शॉर्ट जो है फास्ट करूँगा। अब देखें पहली रो को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ और 2 में ऑपरेट करना है। अब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, +3, आंसर यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 और -2, यहाँ पे मेरे पास आ गया -5। नेक्स्ट आप इसको -3 से करेंगे, +9 हो जाएगा, 9 और 1 आपका यहाँ पे आ गया 10। अब मैंने 0 बनाना है कहाँ पे जी? यहाँ पे 0 बनाना है। ये कौन सी रो है आपके पास? ये रो नंबर 3 है आपके पास, और मेरा 1 किधर बना हुआ है? रो नंबर 1 के अंदर बना हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे 0 बनाना है, ये आ जाएगा 4 और माइनस। अब पहली रो को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और किधर ऑपरेट करेंगे? जाके रो 3 में। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, और ये इसके साथ +4 है, यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 -1, ये आ गया मेरे पास -5। अब इसको -4 से करूँगा, माइनस और माइनस +12, 12 में से 2 निकाल देंगे, यहाँ पे मेरा आ गया 10। अब ये 1 1 और -3 ये ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है 1। अब देखें जब आप इसको 1 बनाएंगे, तो ये कौन सी रो है आपके पास? रो नंबर 2 है, ठीक है, रो नंबर 2 है, तो माइनस आ जाएगा 1/5 और R2 आएगा, ठीक है। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मेरा 1 बन जाएगा। अब मेरी फर्स्ट रो जो है वो भी ऐसी आ जाएगी, मेरी लास्ट वाली रो जो है वो भी ऐसी आ जाएगी। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, तो ये तो 0 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 2 आपके पास, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ चुकी है अभी तक। अब हमने इसको बनाना है 0। अब जिसको हमने 0 बनाना है वो देखें कौन सी रो है? वो रो नंबर 3 है। तो हम रो नंबर 3 को लिखेंगे, 1 किधर बनाया हुआ है? रो नंबर 2 में। यहाँ पे 0 करना है, तो ये 5 हो जाएगा और प्लस हो गया आपके पास। अब देखें, अब हमने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और ऑपरेट किधर करेंगे? 3 में जाके। ये सेकंड रो है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 0, और इधर ऑपरेट करेंगे 0 + 0, आंसर 0 ही आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, और ये -5 ये भी 0 हो गया।
इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस 10, और ये भी हो गया 0 आपके पास। अब आपके पास फर्स्ट जो रो है वो भी ऐसी आ जाएगी, आपके पास जो सेकंड रो है वो भी आपके पास ऐसी आ जाएगी। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं जैसे हम ऑलरेडी लिख चुके पहले। ये आ गया x1 प्लस ये आ गया आपके पास x2, ये आ गया आपके पास x3 आ गया, और इज इक्वल टू क्या था, 0, इक्वल 0 लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब x1 नहीं है, x2 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू x3 बनेगी, इज इक्वल टू 0 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। और लेट क्या करते थे, जो तीसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू x3 है, x3 इज इक्वल टू t आ गया। अब x3 की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है अब x2 माइनस 2 इंटू इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, t आ गया, इक्वल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये आ गया 2t, x2 की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 में पुट करेंगे, आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो x1 मेरा ऐसे ही आ गया, प्लस x2 की जगह आ गया 2t, और x3 की जगह रखें 3, उसी तरह x3 की जगह आ गया t, इक्वल आ गया 0। तो यहाँ से x1 अगर देखें कितना आएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 3 में से 2 निकाल दिया, माइनस टी, माइनस टी जब उधर दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास प्लस टी आ जाएगा। तो अब देखें हमारा सोल्यूशन जो था कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x1 और x2 और x3 आ गया, और यहाँ पे तीनों को वैल्यू लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू आई है आपके पास t, x2 की वैल्यू क्या आई है, x2 की वैल्यू है 2t, x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू आपके पास जो है वो भी है t। मैंने आपको बताया इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन ऐसे भी आ जाएगा। ये देखें, ये जो t है ना, t, ये देखें t क्या है, x3 था, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, x3। ये 2 इसी तरह t किसके इक्वल है, आप इसकी जगह भी लिख सकते हैं x3, और t देखें फिर क्या है, आप x3, तो इस तरह तीनों का आंसर आप x3 में भी लिख सकते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन बताए हैं उनमें भी आप सेम जो है ऐसे ही x3 का जो है वो आंसर आप लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोड़ भी देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उस पे मैं आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका लिख दिया। देखें ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका डिटर्मिनेंट बनाया। तो नॉन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होना चाहिए। लेकिन हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया, देखें 5 को छोड़ के ये छोड़ दिया, ये बाकी लिख लिया, माइनस इंटू इसको छोड़ दिया, देखें बाकी भी लिख लिया, इसी तरह ये लिख लिया। मीन आपको ये समझ आ गया है, सारा सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया -73, 0 नहीं आया, मतलब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। जब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने तब फाइंड करना है जब हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब यहाँ पे 0 आएगा। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम चले जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अभी इसका हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। विच सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आप एक तो लेम्डा की वैल्यू फाइंड करें, आल्सो सॉल्व फॉर लेम्डा, फिर जब लेम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाए उस वैल्यू को इस यहाँ पे लेम्डा की जगह लगाकर आपने फिर इन इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, जो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लेट करके इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। 2 2 3 हो गया, माइनस लेमडा 1 3 -1 2, ये सारा लिख लिया। और उसके बाद देखें एक्स आप क्या लिखते हैं, एक्स हमारे पास आ गया x1 x2 एंड x3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात करना एक्स वाई और z लिखा होता है, फिर आप एक्स वाई एंड z लिखेंगे। अब आपको उसने ये हमें बता दिया कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम ये फिर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, नीचे लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ए क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स जो था वो लिख लिया, इक्वल 0 लिख लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी।
तो एक तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लैम्ब्डा की वैल्यू को निकालना है। अब देखें, ये 2 लिखूँगा, ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ देना है, तो बाकी आ जाएगा 3 -2 -1 एंड 4 आ गया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है माइनस लिखना। माइनस लिख लिया और सेकंड नंबर के साथ माइनस है, उसको आप इस तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम आ जाते थे इसकी सेकंड वैल्यू। अब आपने ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है, बाकी 2 3 यहाँ पे आ गया 2 3 -1 एंड 4 आ गया। फिर आपके पास पॉजिटिव लिखते हैं। अब हम इसको और इसको ड्रॉप कर देंगे, तो बाकी अगर आप देखें क्या बचेगा, 2 3 3 एंड -2 और इज इक्वल टू आगे आपने 0 लिखना है। ये हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 12, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए। यहाँ पे आ गया लेमडा, 2 4 जार आ गया 8 और आ गया प्लस 3 आ गया, और फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, -4 एंड -3 3 जार 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 12 और 2 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ गया। 8 और 3 11, 11 को लेमडा से मल्टीप्लाई किया, 11 लेमडा आ गया। और यहाँ पे देखें -13 होगा, -13 को 1 से करेंगे तो -13 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। 28 में से हम क्या करते हैं, 13 को निकाल देते हैं। तो जब 13 को निकालेंगे, यहाँ पे 5 और 1, आई थिंक आपके पास यहाँ पे कितना बन रहा है, 15 बाई जो है वो बन रहा है 15 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें तो इसको मैं इधर अगर सॉल्व कर लेता हूँ, चलिए इधर ही लिख लेते हैं। तो ये आ गया 11 लेमडा और प्लस आ गया आपके पास 15 और इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से लेमडा की अगर वैल्यू निकालेंगे आप, तो लेमडा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ ये आएगा -15/11। ये हमारे पास वैल्यू आ गई लेमडा। तो एक तो हमने यहाँ पे क्या करना था, लेमडा की वैल्यू को सॉल्व करना था। अब इस लेमडा की वैल्यू को यूज़ करके हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। इस लेमडा की वैल्यू के लिए हमने, अच्छा ये हमने ना ये मिस्टेक भी कर दी। 3 4 ज़ा 12 होता है, और ये माइनस और माइनस प्लस, एक रूल का माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस आएगा, ठीक है? ये माइनस कर लेना आपने। अच्छा, यहाँ से कितना बचा, 12 में 2 10 आ गया, 10 को 2 से करेंगे ये 20 आ गया, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें, हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अब 20 में से 30 निकालेंगे, तो ये आपके पास ये वाला जो आएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है? ये आएगा आपके पास 7 आ गया, ठीक है? तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, चले। अच्छा, यहाँ पे आ गया 20, 20 में से 30 निकाल दिया, तो आपके पास आ गया बाकी 7 आ गया और प्लस आ गया 11 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकालें, तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया माइनस आपके पास ये तो चला जाएगा, 7/11 आ गया। तो ये 7/11 जो है आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हमने एक तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली। अब इस लेमडा की वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है और उसको सॉल्व भी करना है। अब देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको चाहे तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे इतना इश्यू नहीं है। तो ये हमारा 2 उसी तरह आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। इस लेमडा की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 7/11 आ गया, ठीक है? क्योंकि माइनस और माइनस हो गया प्लस। उसके बाद आ गया 3 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है? अब आपने इक्वल 0 नहीं लिखना, जस्ट इसमें वैल्यू लगानी। ये सारी वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे लगा दी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमने इसको सेम उसी तरह जैसे पीछे हमने किए एशीलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बना देंगे 1। अब जब आप इसको 1 बनाएँगे, तो आप ये वाला जो कॉलम है ना, देखें यहाँ पे 1 बना हुआ है ना, ये इस कॉलम को यहाँ पे लेके आ जाइए। तो आप इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी जो है 1 एंड 3, यानी कॉलम को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इस कॉलम को उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ओके, जब हम इस कॉलम को इधर लेके आते हैं, यहाँ पे बन जाता है 1 -1 एंड 4, और ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ पे आ जाएगा 2 2 एंड 3 आ गया। अब हमारे पास सेकंड जो कॉलम है उसको हमने कोई भी नहीं करना, हमने वैसे ही लिख देना है। तो ये हमारा कॉलम वैसे ही आ गया। अब हम सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, हमारे पास 1 बन गया, हमने इन दो को 0 कर देना है हमने।
फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने ज़ीरो कहाँ पे बनाना है, हमने ज़ीरो बनाना है R2 में, हमारा 1 किधर बना हुआ है R1 के अंदर। अब देखें यहाँ पे ज़ीरो करना है, ये 1 था, 1 हो गया और साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये प्लस हो गया। पहली रो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी में जाके इसको सॉल्व करेंगे। पहली रो को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और -1 आंसर आ गया 0 आपके पास। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, देखें इसके साथ तो 7/11 आएगा। 7/11 और +3 इसको हम हल कर लेते हैं। इधर साइड पे मैं इसको हल करता हूँ यहाँ पे। तो 7/11 आ गया और प्लस आ गया 3। इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम। 11 एलसीएम आएगा, 7 + 11 को 3 से करेंगे 33, तो 40/11 मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 40/11 आ गया। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे आ गए, 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 आ गया, 2 + 2 आपके पास 4 आ गया। अब आपने यहाँ पे ये ज़ीरो करना है, तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये रो नंबर 3 है। 1 किधर बना हुआ है, रो 1 में। अब जब यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, ये 4 है और माइनस आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। तो ये फर्स्ट रो है, इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ऑपरेट करेंगे जाके रो नंबर आप किसमें, 3 में। ओके, -4 + 4 ये तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा। इस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 आर 28/11। देखें ये बन जाएगा -28/11 और इसके साथ कितना साइन है, इसके साथ -2 है। आप फिर यहाँ पे एलसीएम ले लें, 11 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा -28 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -22। इन दोनों को प्लस कर लें तो देखें कितना बनता है हमारे पास, 82 आ गया 10, यहाँ पे हमने लगा लिया 0 और उसके बाद 2 एंड 2 4, 4 एंड आपके पास 5 आ गया, यानी -50/11 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पे आ गया -8, -8 ये और प्लस आपका 3 ये, तो बचेगा कितना, -5 बच गया। अब 1 वाला है जो, वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम चलते हैं किधर, अब हमने क्या करना होता है जी, अब हमने इसको बनाना होता है 1। अब देखें जब इसको आप 1 बनाएंगे तो ये कौन सी रो है आपके पास, रो नंबर आपके पास आ जाएगी 2। इसको उल्टा के लिखेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। पहली जो रो है आपके, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, उसको आपने ऐसे लिख देना है। अब लास्ट वाली जो रो है उसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसको भी लास्ट वाली रो को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। 50/11 आ गया और ये आपके पास लास्ट रो में -5 है, ये भी ऐसे ही आ गया आपका। ओके, 11/40 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के साथ, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 कैंसिल होगा, 11 कैंसिल होगा, यहाँ पे बन गया 1 आपका। ओके, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो देखें क्या बनेगा, 4 को 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44/20। ठीक है, सॉरी 44/40। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं 4 के साथ करता हूँ तो 4 11 आ गया, इसको 4 के साथ करूँगा 10, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, 11/10 आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया इस वाली वैल्यू को ज़ीरो करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो अब हम आ जाते हैं जी, कहाँ पे ज़ीरो करना है जी, ये जो है हमारा, ये ज़ीरो बनाना है। कौन सी रो है, ये है आपके पास रो नंबर 3। 1 किधर बनाया है, 1 बनाया हुआ है रो नंबर 2 में। अब यहाँ पे ज़ीरो करना है तो ये देखें ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 50/11 आ गया। ठीक है, क्या समझ आई? आप जो सेकंड रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50/11 के साथ और किधर ऑपरेट करेंगे, 3 में। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई करें, 0 में ऐड करें, ये तो आंसर 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 50/11, ये 50/11 माइनस 50/11, यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, ये देखें ये है ना 11/10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये मैं लिख देता हूँ, 11/10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50/11 के साथ। देखें 50/11 के साथ और फिर ऑपरेट करेंगे जाके यहाँ पे, तो यानी ये -5 है, आगे -5 लगा लें। ये 11 11 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास 5 -5, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हमने डेफिनेटली 0 करना होता है। अब पहली रो जो है 1 होगी, 7/11 भी ऐसे हो गया और यहाँ पे आ गया था 2, ये वाला 2 भी ऐसे हो गया। सेकंड रो में 0 1, यहाँ पे आ गया आपके पास 0 आ गया, 1 आ गया
और 11 बाई आ गया 10 आपके पास। ओके, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास x1 प्लस ये 7 बाई 11 आ गया x2 और उसके बाद ये x3 था, तो x3 में क्या आ गया, 2x3 आ गया इक्वल 0 आ गया। इसको हम क्या कर लेते थे, इक्वेशन नंबर 1 रख लेते थे जी। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको रख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू नहीं है, ये x2 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x2 और ये कितना बन गया, प्लस 11/10 आ गया। x3 इक्वल ये भी 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखें x1 x2 ये सारी 0 होगी। मीन आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं x3 इज इक्वल टू t। ये आ गई वैल्यू आपकी किसकी, x3 की। इस वैल्यू को हम लगाएंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है पुटिंग इन 2। तो मेरे पास क्या बनेगा, x2 आ गया और यहाँ पे आ गया 11/10 आ गया और इसकी जगह लगा लिया t इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x2 की वैल्यू क्या मिली, x2 ये तो जाएगा माइनस आ गया 11/10 आ गया और t आ गया, ये आपके पास x2 की वैल्यू भी आ गई। अब इस x2 की वैल्यू को 1 में लगाएंगे और x3 की भी लगाएंगे। अब देखें क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x1 प्लस आ गया 7/11 आ गया, 7/11 x2 क्या आया हुआ है, ये देखें x2 तो ये वैल्यू आई है, माइनस 11/10 ये लगा दी और साथ t भी है, t भी लगा दिया। और अब आगे हम यहाँ पे प्लस आ गया 2 आ गया और x3 क्या आ गया, t आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आप 11 और 11 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखें क्या बनेगा, अब बन गया x1 इज इक्वल टू, ये आप पास माइनस में आएगा, -7t/10 उधर लेके जाएंगे, +7/10 आ गया और साथ आ गया t, ये उधर जाएगा तो 2t आ गया। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम देखें कितना आएगा, 10 आएगा। ऊपर आ गया 7t और -10 2 ज़ा 20t इज इक्वल, इसको माइनस कर लिया तो ये आ गया आई थिंक 13t/10 आ गया। ओके, अब जिस तरह पीछे आपको लिखना सिखाया है आप उसी तरह सेम उसको लिख लेंगे, मेरे ख्याल में इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं जी। इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी देख लेते हैं, वो हमने किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में सेम हम यही कंडीशन यूज़ करेंगे। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा हमारा टाइम की जो है वो बचत हो जाए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ए बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया, 1 है, 2 है, 1 है, -4 है, देखें लैम्डा है, -2 है, 3 है, 1 है, लैम्डा एक्स लिख लिया, x1 x2 x3। इसमें आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए क्या है, ए तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमने लिख लिया और इक्वल 0 है, हमने 0 भी लिख लिया। इसके डिटर्मिनेंट को अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से 1 लेते हैं, ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं। तो बाकी देखें ये जब छोड़ देंगे आपने लिख लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस और 2 आ गया। ठीक है, ये 2 है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर आप सेकंड वैल्यू लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, तो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा और 1 को 1 से किया -2, देखें 2 लैम्डा -3। फिर प्लस लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा -4 और लैम्डा को 1 से किया माइनस लैम्डा। अब आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया 8 लैम्डा, 4 1 ज़ा -4 हो गया, 3 को 4 से किया 12 और -3 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएँ, ये आपके पास लैम्डा स्क्वायर आ गया और ये 8 में से 3 निकालेंगे, 5 लैम्डा आ गया और ये आपके पास देखें +2 और 10 -10 आ जाएगा, -10 और -4 -14 और इक्वल 0 ऐसे ही आ गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं आप, तो लैम्डा स्क्वायर इसको तोड़ के लिखेंगे, 7 लैम्डा 2 लैम्डा -14 इक्वल 0, लैम्डा ले लिया कॉमन, लैम्डा प्लस 7 -2 कॉमन ले लिया, लैम्डा प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ से आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, लैम्डा इक्वल 2, लैम्डा इक्वल -7। तो एक तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर और लैम्डा की वैल्यूज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 पहली कंडीशन ले लेते हैं, जब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 है। अब देखें यहाँ पे मैंने ले लिया, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन सॉल्यूशन। तो जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लैम्डा, वहाँ पे आप 2 लगाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा।
ये देखिए मैंने दोनों कंडीशन में 2 लगा लिया, ठीक है? 2 और 2। अब क्या करना है, इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना है, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे। पहला 0 करना है रो नंबर 2 में, R2 लिख दिया। अब देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2R1, ये आप ऑलरेडी हम बहुत पढ़ चुके हैं, आप बना सकते हैं 0। अब आपने यहाँ पे 0 करना है, ये भी सिखा दिया आपको, ये भी 0 हो गया। अब इसको बनाना है 1, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करें रो नंबर 2 को, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया, इसका 1/10 से किया ये भी। अब हम इसको 0 करेंगे, ये सिखा दिया, देखें 0 बना दिया जब सारे, तो नीचे सारी वैल्यूज़ आपके पास 0, 0 होगी। इक्वेशन लिखेंगे x1 -4x2 प्लस x3 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे आ गया x2 और -1/2 x3 हो गया ये। अब तीसरी वैल्यू को क्या सपोज करते हैं, x3 इज इक्वल टू t। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे t, तो x3 इज इक्वल टू t है, यहाँ पे t रखेंगे तो x2 की जगह रखना कि x2 कितना आ गया 1/2t, x3 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, ये देखिए मैंने पुट कर दिया। x1 की वैल्यू भी आ गई, x1 की वैल्यू को भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई x1 x2, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए x1 x2 3 इक्वल x1 क्या आया t, x2 क्या आया 1/2t, x3 क्या आया t, बताया सबको। t में t किसके इक्वल है, t तो x के इक्वल है ना, इसकी जगह भी आ गया x3, इसकी जगह भी आ गया x3 और इसकी जगह भी आ गया x3। अब आपके पास लेमडा की जो दूसरी वैल्यू है, लेमडा इज इक्वल टू -7। अब आप लेमडा इज इक्वल टू -7 के लिए जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे -7 इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं। ये देखें, ये मैंने लेमडा इज इक्वल टू 7 लगा दिया। आप यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 बना हुआ है, दो एंट्रीज को 0 करें, सेम एड्रेस दो एंट्रीज को 0 करना है आपने। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो 1 से नीचे वाला ये वाला 0 कर लें, देखें ये 0 बनाया। फिर आपके पास नीचे देखें सारे 0, 0 आ गए, तीन इक्वेशन बन जाएगी, x1 -4x2 और x3 इक्वल 0। ये x2 हो गया, ये -5 x3 इक्वल 0, तीसरी वैल्यू को x3 रख लिया। अब आप x3 की वैल्यू की यहाँ पे पुट करें, x2 5t आ गया, इन दोनों को यहाँ पे पुट करें, आपके पास x1 आ गया। तो ये देखें, इसका भी एज इट इज़ आपका सोल्यूशन बन गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी सॉल्व हो गया। जी बेटा, तो यहाँ पे अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पहले हमने जो पढ़ी वो हमारे पास क्या थी, होमोजीनियस इक्वेशन थी। होमोजीनियस क्या थी, सब इक्वेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास 0 होता है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अब जब इन तीनों में से एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 4 मेथड यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। एक यूज़ करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर रूल जो है उनको हम यूज़ करेंगे। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, इस जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको लिखेंगे ए बी। ए बी से क्या मुराद है यहाँ पे, यानी ए मैट्रिक्स ये वाले सारे होते हैं और बी वाला ये होता है, तो ए बी मतलब ये सारा हम लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब देखें y के साथ यहाँ पे 1 है, इधर y के साथ आपके पास -2 है और z के साथ है आपके पास 4 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और जो इक्वल के उस साइड पे है उसको भी लिखते हैं और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हल करेंगे किससे, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इसको एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एशिलॉन फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे 1 बनाएंगे, इनको 0 करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसको 0 करेंगे और फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो आपको बताया था अगर कोई रो या कॉलम से आप 1 बना सकते हैं, चेंज करके उससे बना लेना है। अदरवाइज इधर 1 बनाना है, इधर मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, 2 2 कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आ जाएगा 3/2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो कैंसिल होके आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर 1 आ जाएगा। अब जो आपके पास बाकी दोनों रोज़ हैं, उन दोनों रोज़ को आपने एज़ इट इज़ आपने लिख देना है, ठीक है? तो ये भी आ गया, -2 जो था वो भी आ गया, 1 भी आ गया एंड -3 भी आ गया।
1 बन गया, इन 2 को हम 0 कर लेते हैं। अब हमने ये बेशुमार बार हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम 0 कैसे बनाते हैं। अब देखें सबसे पहले 0 किधर करना है, ये सेकंड रो है, हम लिख लेंगे R2 और हमारा 1 किधर बना हुआ है, R1 के अंदर बना हुआ है और यहाँ पे देखें 2 है, तो इसको हम 2 करके माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और किधर जाके प्लस माइनस करेंगे, रो 3 में, और लिखेंगे भी वहीं पे जाके। अच्छा जी, -2 के साथ किया और ये +2 है, आंसर 0 आ गया। -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, आप देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बचेगा -3 ये और +1 ये। तो आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 कैंसिल हो गया, -3 आ गया और इसके साथ +1 है, -3 +1 आंसर -2 आ गया। नेक्स्ट इसको -2 से करेंगे, -4 और +1, यहाँ पे आपके पास आ गया -3। नेक्स्ट -2 को 1 के साथ करें तो -2 ये आ गया और +5 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। अब हमने 0 बनाना है ये वाला, ये तीसरी रो है, हम यहाँ पे लिख लेंगे R3। हमारा 1 किधर बना हुआ है, रो 1 में। अब जब आपने यहाँ पे 0 करना है, ये 3 होना चाहिए और माइनस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ -3 और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, रो 3 में। -3 को 1 से किया, -3 और +3 आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 0। -3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें -3 एंड 3 आपके पास आ गया -9 भई आ गया 2 और ये देखिए इसके साथ -2 है तो ये -2 आ गया। इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया और ये -9 और -2 2 ज़ार 4 हो गया। इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास माइनस और माइनस कितना आ गया जी, -13 आ गया और साथ नीचे इसके 2 भी आ गया। नेक्स्ट -3 को इसके साथ तो कर लिया, -3 को इसके साथ करेंगे, -6 और +1, यहाँ पे आंसर आ गया आपका पास -5। -3 को 1 के साथ करेंगे, -3 और -3, यहाँ पे आ गया -6। अब आपने जो फर्स्ट वाली रो है उसको आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। अब हम चलते हैं नीचे। नेक्स्ट एशिलॉन फॉर्म क्या कहती है, इसको आपने 1 बनाना है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एशिलॉन फॉर्म होती है, यहाँ पे बनाएंगे 1। अब देखें इसको 1 बनाने के लिए कौन सी रो है, आपके पास रो नंबर 2 है, तो इसको 1 बनाना है, आप -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 बन जाएगा। अब आपके पास जो फर्स्ट रो है, इसके अंदर आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। लास्ट जो रो है उसके अंदर आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये दोनों रोज आपने ऐसे लिख लेनी है। इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो 0 पे किया 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस प्लस, तो 3 को 1/2 से किया 3/2 आ गया आपके पास और 3 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे -3/2 आ गया। नेक्स्ट एशिलॉन फॉर्म क्या होती है जी, 1 बनाने के बाद इस एंट्री को 0 करना है। अब हम इस एंट्री को 0 कर लेते हैं, तो कहाँ पे 0 बनाना है, ये देखें थर्ड रो है, जिसमें 0 बनाना है वो लिख लिया, जहाँ पे 1 बनी हुआ है वो 2 है आपके पास। अब यहाँ पे 0 बनाना है तो ये क्या आएगा, आपके पास 13/2 आएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्योंकि यहाँ पे 0 करना है, तो अब आप सेकंड रो को 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, रो नंबर 3 में। ओके जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया, आंसर तो 0 रहेगा। 13/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13/2 -13/2 आंसर 0 हो गया। अब यहाँ पे आ गए, 13/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 13 से किया 39 और बाई 4 आ गया, यानी आपके पास आ गया 39/4 आ गया। इसको इससे करेंगे और ये -5 लिख लें। अब यहाँ पे अगर आप मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 आता है, यहाँ पे आ गया -39 माइनस आ गया 20। इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है दी, हमारे पास आ गया 19/4 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर दोबारा माइनस देखें, माइनस आ गया 39/4 आ गया और माइनस ये क्या आ गया, ये -6 आ गया। फिर एलसीएम ले लें तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे आ गया -39 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का, दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो आई थिंक ये 63 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई आ गया 4। अब हमने इन दोनों के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है,
लिहाजा ये दोनों रोज़ हमारी ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये भी ऐसे लिख लिया, 1 आ गया, 3/2 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। अब नेक्स्ट एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है? नेक्स्ट एशेलॉन फॉर्म के अंदर होता है यहाँ पे बनाना 1। अब मैं देखें इसको करूँगा 1, कौन सी वैल्यू को 1 करना है जी? इस वैल्यू को 1 करना है। तो ये कौन सी रो बन रहा है? ये थर्ड रो बन रही है। तो इसको अगर मैं 4/19 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ ना, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। बाकी दोनों रोज़ के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा हमारे पास बाकी दोनों रोज़ के अंदर हम एज़ इट इज़ लिख देंगे। देखिए मैंने दोनों रोज़ को ऐसे लिख दिया, 0 को मल्टीप्लाई करें 4/19 के साथ, आंसर मेरा 0 आएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 19/4 को मल्टीप्लाई 4/19 से करेंगे तो 1 आएगा। अब लास्ट रह गया -63/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/19 के साथ। 4 और 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? -63 आ गया 19 आपके पास। ओके, अब देखें, अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपने, वो क्या है आपके पास? अगर आपका जो आएगा रैंक, मैट्रिक्स का जो रैंक ऑफ ए जो होगा, वो इक्वल आएगा रैंक ऑफ आपके पास किसके? ए बी के। फिर जो हमारा सोल्यूशन होगा ना, वो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात समझनी है, ये आप स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, रैंक ऑफ ए देखते हैं क्या है। अब रैंक ऑफ ए, ये यहाँ तक आपका जो मैट्रिक्स था ना वो ए मैट्रिक्स था। अब आपके पास अगर यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता ना, अभी इसका रैंक रह जाता है 2। अभी कितनी रोज़ हैं? 1 2 3, और तीनों रोज़ के अंदर एक एक एलिमेंट ये एलिमेंट ऐसा है कि ज़ीरो नहीं। रैंक आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया होगा ना सारा। अब ये मैट्रिक्स ए वाला ये था, और ये सारा अगर लूँगा ना तो ये ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ए का रैंक क्या आया? हल करते हुए ना, हल करते हुए अगर ये ज़ीरो नहीं ना आया, तो जितना ए का रैंक था, ए का रैंक आ गया आपके पास 3, और ए बी का अगर लें वो भी 3 आएगा, क्योंकि कोई भी रो ज़ीरो नहीं हुई है। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी होगा, तो फिर हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट का मतलब होगा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसका या तो कम से कम एक सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट आपके पास। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? हम वो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। ये जो वैल्यू थी, ये थी आपके पास क्वेश्चन में x, ये x हो गया। सेकंड वैल्यू जो थी ये 3/2, ये थी y, ये y हो गया। थर्ड जो वैल्यू थी वो z था, z था, तो ये 2z हो गया। इक्वल, ये इक्वल की आगे वाली वैल्यू थी, ये आ गया 1 आपके पास। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये x हो गया, ये y, x तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे y की 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये y हो गया। और प्लस आपके पास ये क्या हो गया? z हो गया, यानी 3/2 z हो गया। इक्वल आपके पास -3/2 हो गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर आपके पास 2। ओके, यहाँ पे ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये z हो गया, x y 0, ये z। इसका मतलब z इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? माइनस माइनस आ गया 63/19। ये वैल्यू हमें मिल गई z की। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू है z की, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? जो है वो y भी मिल जाएगा। अब देखें कैसे आएगा? y प्लस वाई प्लस, इसको लिख लें 3/2 लिख लिया, और साथ क्या आगे देखें y प्लस 3/2, ये z आ रहा है। इस z की जगह इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है जी -63/19 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3/2 आ रहा है। आगे -3/2 भी लिख लिया। अब यहाँ से देखें, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू, ये आ गया -3/2, और ये देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो अच्छा इधर माइनस होगा ना, उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो 3 3 ज़र आ गया 9, और 3 ज़र आ गया 18 आपके पास, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 19 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? ये 38 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसका 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -57 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 ज़ार 18 आ गया,
टू एट ज़ार 16 और 17 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ार 2 और 3 आ गया। अब हम ये करते हैं कि 3 इसको माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास बन रहा है 378 और इसको माइनस करते हैं 57 में से, तो इक्वल हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल आपके पास आ गया 321 डिवाइडेड बाई 38 आ गया। अब हम इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, इसको देखें, इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा, ये चेक भी कर लेंगे। ये देखें ना, यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 38 आता था। अब इसका एलसीएम आ गया 38, तो अब यहाँ पे हमने 38 जब एलसीएम आएगा, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो 38 आएगा, इसके ऊपर वाला तो यही आएगा 1 8 और 9 ही आएगा, ठीक है। ये प्लस भी आ गया। अब 19 है तो ये 57 ऐसे ही आ गया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, सॉरी। तो ये आएगा 189 आपके पास आ गया 189 और माइनस आ गया 57, तो कितना आ गया 132 आ गया, यानी 132 आ गया और नीचे कितना आ गया 38 आ गया। तो y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करें तो ये 2 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर आ गया आपके पास 66 और नीचे क्या आ गया 19, ये वैल्यू आ गई आपके पास y की। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से देखो आपको दिखाता हूँ, ये थी इक्वेशन 1 आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, x आपका ऐसे ही आ गया और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आगे क्या प्लस 3/2 y है, तो यहाँ पे आ गया प्लस आपके पास 3/2 आ गया और साथ क्या देखें आ रहा है y आ रहा है, तो y की वैल्यू ये आ गई 66 में, यहाँ पे वैल्यू लगा ली 66 और 19 लगा ली। और फिर नेक्स्ट आगे आए, प्लस आ गया 2 और z, और अब यहाँ पे आ गया प्लस आ गया 2 और z की वैल्यू, तो z की कितनी है माइनस, ये देखें माइनस 63/19, तो माइनस आ गया 63/19 और इक्वल अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये इक्वल आ गया 1 आपके पास, ओके। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे आ गया x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 18 आ गया और 18 19 हो गया, ये आ गया, नीचे मल्टीप्लाई किया 38 आ गया, माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ार आ गया 6 और 2 6 ज़ार 12 और नीचे 19 आ गया, इज इक्वल टू हो गया 1। अब ये दोनों वैल्यूज उधर लेके चले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा -198 डिवाइडेड बाई 38 और ये उधर जाएगा प्लस आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 19। अब यहाँ पे आप फिर दोबारा क्या करें, इसका ले लें एलसीएम, तो 38 एलसीएम आएगा, तो 38 को 1 से करेंगे, यहाँ पे 38 आ गया -198 आ गया, ये 19 2 ज़ार होता है तो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ार आ गया आपके पास 12, 2 2 ज़ार 4 और 5 2 6, 2 2 ज़ार 4 5 हो गया, 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, इन सारों को प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप प्लस माइनस करेंगे तो 46/19 आ जाएगा आपके पास x। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, जब मैंने आपको लिख के दिया है कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होगा, फिर जो सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट वो सोल्यूशन होता है जिसमें या तो वो एक ही सोल्यूशन होता है या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, उसको कहते हैं। अब इसका क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक सोल्यूशन मतलब x की अलग वैल्यू है, y की अलग वैल्यू और z की जो है अलग वैल्यू, तीनों वैल्यूज अलग अलग एक इकाई हैं, तो लिहाजा ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन इसका रखता है। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ हम पहले चलते हैं और उसको हम देखते हैं कि हमने इसका जो सेकंड वाला है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें, ये इसका लिख दिया सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे, आपको अगर बात समझ आ गई है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ए बी लिखेंगे तो ए बी क्या होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 और नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसका आ गया आपके पास -2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे आ गया -4 आ गया। अब z के साथ यहाँ पे देखें कितना है 1 है, z के साथ यहाँ पे कितना है 6 है, z के साथ कितना है -5 है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो हमारे पास इक्वल के जो आगे आएगा वो भी लिखेंगे, 2 1 एंड 3 आ गया। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या बताया है, इसको एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे होना चाहिए 1।
अब देखें ये 1 मिल गया ना, तो इस कॉलम को उठा के लेके आ जाए इधर। अब देखिए मैं कैसे लेके आऊँगा, इस तरह मैं लेके आऊँगा। मैंने क्या करना है, सी कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 लिखूँगा, क्योंकि अगर इस तरह 1 बना हो ना तो आप कॉलम को चेंज कर लें या रो को। तो ये वाला यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 6 आ गया, -5 आ गया, और ये वाला आपका यहाँ पे तीसरे वाले की जगह पहले वाला, ये आ गया 3 आ गया। देखें ना 5 2 3, और बाकी इसके जो दोनों कॉलम हैं उन दोनों कॉलम को हम वैसे ही लिख लेंगे 2 1 एंड 3। तो अब हमने क्या पढ़ा जी, हमने ये पढ़ा कि 1 बना के नीचे दो वैल्यूज़ को ज़ीरो करना। अब ये 1 है, इन दो को ज़ीरो करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, कौन सा ज़ीरो बनाएंगे, ये वाला। कौन सी रो के अंदर है, रो नंबर सेकंड के अंदर है, और हमारा 1 बना हुआ है रो 1 में, यहाँ पे ज़ीरो करना है, तो ये 6 हो गया और माइनस हो गया। तो क्या पता चला, फर्स्ट वाली रो को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में ऑपरेट करेंगे। -6 प्लस 6 आंसर 0 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 2 कितना आ गया, प्लस का 12, और 2 नीचे 2 है, 14 हो गया आपके पास। 6 को 5 के साथ किया, 30, 30 में से 2 निकाल दिया, -28 आ गया। -6 से 2 से मल्टीप्लाई किया, -12 और +1 -11 आ गया। अब आप इसको ज़ीरो करेंगे, कौन सी रो है, रो नंबर 3 है। 1 किधर बना है, रो 1 में। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो बनाना है ना, तो ये 5 और प्लस आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पहली रो को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 आंसर आ गया 0। 5 को 2 से किया तो -10, -10 और -4 यहाँ पे आ गया -14। 5 को 5 से किया 10 आ गया, 10 और ये कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, ठीक है। 5 5 सॉरी 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 5 5 ज़ार 25, और 25 में 3 किया तो 28 आ गया यहाँ पे जी, 28 आ गया। ओके जी, 5 को नेक्स्ट आगे 5 को किया, 5 के साथ 2 के साथ 10 आ गया, 10 और 3 कितना आ गया, 13 आ गया। अब 1 वाला जो होगा वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट एशेलॉन फॉर्म हमें क्या बोलती है जी, एशेलॉन फॉर्म बोलती है इसको 1 बनाएं। अब हम इसको 1 बनाएंगे तो ये कौन सी रो है, सेकंड रो है। तो सॉरी, आप क्या लिखेंगे, 1/14 और R2, इसको 1/14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आपकी जो चेंजिंग आएगी ना, वो आएगी आपकी फर्स्ट में और लास्ट वाली में, ठीक हो गया जी। अब हमने फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही लिख दी, ओके। 0 को मल्टीप्लाई किया 1/14 से 0 आ गया, 14 मल्टीप्लाई 1/14 1 आ गया, -28 को 14 से मल्टीप्लाई करें ना 1/14 से 2 आएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -11/14 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको बनाते हैं 0। तो ये एशिलॉन फॉर्म के लिए इसको 0 बनाएंगे, तो कौन सी रो है, थर्ड वाली रो है। अब हम लिखेंगे R3। ओके, हमारा 1 किधर बना हुआ है, रो 1 में, सॉरी रो 2 में, यहाँ पे 1 बना हुआ है। अब देखें यहाँ पे 0 करना है, तो ये 14 हो गया और प्लस हो गया, तो मैं सेकंड जो रो है उसको 14 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऑपरेट किधर करूँगा, रो 3 में। 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया, आंसर आ गया 0। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें आ गया, आंसर आ गया 0। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, -28 + 28, आंसर आ गया 0। 14 को इससे मल्टीप्लाई किया, 14 और 14 कैंसिल हो गए, -11 और +13, आंसर आ गया आपके पास 2। अब आपने बाकी जो दोनों रोज़ हैं उन दोनों रोज़ को आपने क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है 0 1 -2 -11/14। अब एशिलॉन फॉर्म क्या कहती है हमें, वो कहती है यहाँ पे होना चाहिए 1, लेकिन ये तो बन गया 0, अब ये 1 नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि जो रैंक है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल है किसके, रैंक ऑफ ए बी के। अब ए बी मैट्रिक्स तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, ये देखें आप यहाँ पे आए, ए बी तो मैट्रिक्स ये हो गया ना। ए मैट्रिक्स कौन सा होता है, ए मैट्रिक्स होगा आपका, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिखते हैं, ए में आएगा 5 2 3, और ये आ जाएगा -2 2 एंड -4, और इसका आएगा 1 6 एंड
-5 ये ए मैट्रिक्स होता है, यानी इसको छोड़ के बाकी जो होता है वो उसको ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना इस मैट्रिक्स का रैंक है 3, जितनी रोज़ होती हैं उतना मैट्रिक्स होता है। लेकिन जो ए मैट्रिक्स था, अब आप नीचे अगर आ जाए ना, यहाँ पे आ जाए, अब ये मैट्रिक्स था आपके पास ए, अब इसमें ये सारे 0-0 हो गए, इसका रैंक क्या हो गया, 1 रो ये और 2, इसका रैंक हो गया 2, ठीक है? यानी ए मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। अब नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए बी तो ये सारा होता है, तो उसमें देखना ए बी पूरा मिलाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे ना साथ, तो ए बी ये सारा हो गया, इसमें यहाँ पे 2 है, लिहाजा इसका रैंक क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के, फिर इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जो इसका बनता है, सॉल्यूशन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके पास जो होती है ना नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है, उसका कम से कम एक सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट करना, कम से कम एक सॉल्यूशन या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, उसको हम चेक करते हैं, इसका थर्ड वाला जो होगा वो कैसे होगा। यहाँ पे मैं इसका थर्ड भी आपको दिखा देता हूँ।